टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि पेपर 1 से रिलेटेड है और उसमें हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन। इससे पहले मैंने कल 74 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था और आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। और आपने अगर 18 जून का पेपर दिया है तो आप देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वहाँ से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्या लगता है कि जैसे हायर एजुकेशन, आईसीटी और जो भी आईसीटी है और हायर एजुकेशन इन्वायरमेंट है, यहाँ पूरा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ था। तो अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है खुद पेपर कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही बनने वाले थे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हम 74 क्वेश्चन तक तो देख चुके थे, तो आज हम 75 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर क्वेश्चन कि NHRC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो आज ये सी नंबर हमारा आज का आंसर है कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या है NHRC? NHERC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल है NHERC। यह टीचर एजुकेशन समेत हायर एजुकेशन फील्ड में सामान्य और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर के रूप में कार्य करेगा। हालांकि मेडिकल और लॉ एजुकेशन इसके परिधि से बाहर हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं कि क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने सौर राशि जो सोलर जोडियक है के 12 भागों का नामकरण किया और जिनके द्वारा दी गई पृथ्वी की परिधि की गणना सत्य होने के निकट थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि आर्यभट्ट ने प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। मतलब आर्यभट्ट कौन थे? तो ये प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। आर्यभट्ट ने सौर राशि के जो 12 भागों का नामकरण किया और इनके द्वारा दी गई पृथ्वी की परिधि की गणना सत्य होने के निकट है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पद्धति पदार्थ और बल तथा संयोजन एवं वियोजन के नियमों का केंद्रन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये वैशेषिक है, वैशेषिक। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि दिए गए विकल्पों में से प्राचीन पद्धति वैशेषिक पदार्थ और बल तथा संयोजन एवं वियोजन के नियमों पर केंद्रित है। वैशेषिक भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों में से एक है। जैसे ना न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, तो ये सब उसमें से दर्शन में से ये वैशेषिक दर्शन एक भारतीय दर्शन की 6 प्रणाली में से एक है जो अपने प्रकृतिवाद के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति दार्शनिक कणाद कश्यप ने 2री-3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसके सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। वैशेषिक प्रणाली को ब्रह्मांड का यथार्थवादी एवं वस्तुनिष्ठ दर्शन माना जाता है। वैशेषिक विचारकों का मानना है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन है इसमें? तो ये है जल, वायु, अग्नि और आकाश। जल, वायु, अग्नि और आकाश कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उपनिषद काल में मिथाली ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख स्थान मतलब बोलते हैं ये था। इसका यह नाम रखा था किसने? इसका यह नाम किसने रखा था? ये जो प्रमुख अधिष्ठान है ना, इसका नाम किसने रखा था? तो ये बताना है आपको, इसका नाम किसने रखा था। आइए देखते हैं, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर।
तो देखिए, उपनिषद काल में मिथाली ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली एक प्रमुख अधिष्ठान थी और इसका यह नाम विदेह ने रखा गया था। विदेह जो मिथिला के राजा थे, राजा विदेह, तो उन्हीं ने रखा था इसका नाम मिथाली ब्राह्मणवादी। ठीक है, और ब्राह्मणवादी, और आपको भी पता है कि मिथिलांचल में ये मैथिली भाषा बोली जाती है और वहाँ के राजा विदेह थे, तो मतलब उसी को विदेही कहा जाता है। तो ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली थी। जो ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली थी वो प्राचीन ही प्रणाली थी, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली थी और यह वैदिक परंपरा पर आधारित थी। ये किस पे थी? तो वैदिक परंपरा पर आधारित थी। और इस प्रणाली का मुख्य योगदान क्या था? तो उपनिषदों, भारतीय दर्शन और भारत के प्राचीन ग्रंथों का विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन कि गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु सर्वोच्च वैश्विक मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सर्वांगीण और बहुविषयक शिक्षा हेतु मॉडर्न सरकारी विश्वविद्यालय IIT IIM के समतुल्य होगा? कौन होगा? तो ये हमारा ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो गया, आज काम ही नहीं कर रहा है इसका पेन। तो ये MERU बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय है, इसको हम MERU या मेरू भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु सर्वोच्च वैश्विक मानदंड प्राप्त करने के उद्देश्य से MERU बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय है। सर्वांगीण और बहुविषयक शिक्षा हेतु मॉडल सरकारी विश्वविद्यालय IIT IIM के समतुल्य है। मेरू क्या है? ये IIT और IIM के समतुल्य है मेरू। ठीक, आप बस इतना शॉर्ट में याद कीजिए कि ये IIT और IIM के समतुल्य है क्या? तो मेरू। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, आप 2 बार ये पूछा जा चुका है कि इसको अब मैच करना है आपको। ठीक है, NAC कहाँ है हेडक्वार्टर इसका, फिर आपका NIEDA क्या कहाँ पे है, NDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है, CDRI का कहाँ है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेंगे। ठीक है, तो जो NAAC NAC है, इसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में है। NAC का कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। NIEDA का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। NIDA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये बेंगलुरु, ये हो जाएगा दिल्ली। और NDRI करनाल में है और CDRI लखनऊ में है। CDRI कहाँ है? तो लखनऊ में है। अब हम नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की थी? जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो पहला हमारा नियामक निकाय था, ये इसकी स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो ये MCI के अंतर्गत हुई थी। किसके? तो MCI के अंतर्गत हुई थी। भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना MCI के अंतर्गत की गई थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। MCI का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा स्थापित किया गया था और इसको 1993 में संशोधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन कि निम्न राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षा दिवस, और कौन सा पूछ रहा? राष्ट्रीय। आपसे पूछेगा अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो वो आप बताएंगे 5 सितंबर को, लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछेगा तो वो आप बताएंगे 11 नवंबर। और उस दिन हमारे जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, उनका जन्मदिन था, इसलिए हम उनकी याद में मनाते हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मतलब असली वाला तो हमारा यही है 11 नवंबर को, लेकिन हम लोग को आदत है वेस्टर्न चीज़ों को ज़्यादा हम फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम 5 सितंबर को मनाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन ही पहले शिक्षा मंत्री, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। इसी दिन अबुल कलाम आज़ाद जो है, अब्दुल नहीं याद कीजिएगा, APJ अब्दुल कलाम वो अलग है, ये अबुल कलाम है जो स्वतंत्रता के समय में भी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका भी योगदान रहा था। अगला है हमारा सूची को मिलान करने वाला है। ठीक है, तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान, ये हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देखेंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है फिलहाल।
तो देखिए पहले हमारा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शिमला में है। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर शिमला में है। फिर है आपका भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नोएडा में है। भारतीय जैविक, ये आज चल ही नहीं रहा है पेन, पता नहीं क्या। फिर है भारतीय मृदा विज्ञान का है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान का है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे अब। ये भी आपका मैच करने वाला ही है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देखेंगे कि आदि शंकर कौन है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के हैं। अंतवैयक्तिक संप्रेषण से हैं। भरत मुनि रस की अवधारणा दिए थे इन्होंने। पाणिनि को सबको पता, अष्टाध्यायी की व्याकरण की रचना इन्होंने की थी, तो पाणिनि व्याकरण का महत्व है। रामानुज देशी भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने। रामानुज ने क्या किया था, तो देशी भाषा का प्रयोग किया था। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है। इसमें भी आपको वो भारत में विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रकार को बताना है कि हमारे यहाँ कौन कौन से टाइप के विश्वविद्यालय थे। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देखेंगे, क्वेश्चन में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए भारत में हमारा पहला क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय आता है, राज्य विश्वविद्यालय आता है, और राज्य डिम्ड विश्वविद्यालय आता है, और प्राइवेट विश्वविद्यालय। यही 4 टाइप के हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आते हैं। बाद में पूछेगा आपसे कि कितने प्रकार के विश्वविद्यालय आते हैं, तो 4 प्रकार के आते हैं। पहला कौन सा है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पहला हमारा आता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम के द्वारा की जाती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। किसके द्वारा, तो केंद्रीय अधिनियम के द्वारा की जाती है, तो वो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। और वर्तमान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो हमारे 54। वर्तमान में पूरे भारत में 54 केंद्रीय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा राज्य विश्वविद्यालय। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो है वो आपका, या फिर जो पटना यूनिवर्सिटी है या मगध यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, ये सब राज्य विश्वविद्यालय है। ये सब राज्य विश्वविद्यालय है। तो ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना प्रांतीय या राज्य अधिनियम के द्वारा की जाती है, राज्य विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 416। वर्तमान कितने राज्य विश्वविद्यालय, तो 416 है। फिर आता है हमारा डिम्ड यूनिवर्सिटी। तो जो प्राइवेट वाले कॉलेज होते हैं ना, जिनको यूजीसी मतलब देता है पैसा, वो आते हैं। जैसे कि ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत की गई है, डिम्ड विश्वविद्यालय कहलाते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 125 है। मतलब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, केंद्र सरकार, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, जो हमारा केंद्र सरकार होता है, तो केंद्र सरकार जो है इस विश्वविद्यालय को अनुदान देता है, और उसी के जो यूजीसी है, उसी अधिनियम 1956 की धारा के तहत इसका काम होता है। पूरा डिम्ड विश्वविद्यालय ये कहलाता है। वर्तमान में ये आपको संख्या भी याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर, बने क्या, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो हमारा पूछेगा कि डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या है और उसकी कितनी संख्या है, तो 125 डिम्ड यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, तो 54। और पूछेगा कि राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 416। अब प्राइवेट तो कौन सा है वो सबको पता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना राज्य और केंद्र के अधिनियम के द्वारा एक प्रयोजक निकाय के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में इनकी संख्या 375 होती है। ठीक है, और एक और बात बता देती हूँ कि जैसे अगर हम लोग पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी का जो डिग्री होता है और जो एल्यूमिनी वगैरह होता है, तो वो सब में अगर किसी को बुलाया जाता है, तो हम लोग का जो हेड होंगे, जो आएंगे, तो वो राज्यपाल होंगे। जैसे हमारा राज्य विश्वविद्यालय में हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे हेड होंगे जो बिहार के राज्यपाल होंगे, उनके हाथों हमें कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, जो भी अगर पीएचडी करते हैं। और कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सबको देते हैं वही, लेकिन अगर उस टाइम वो आए, कॉलेज उनको बुलाता है, तो वो वही करेंगे। तो वो हमारा हो जाता है मतलब वो मतलब राज्यपाल करेंगे। लेकिन जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनका कुछ भी जो हेड होता है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो राष्ट्रपति होते हैं, तो वो उनके हाथों उनको सम्मान मिलेगा, और हम लोग को राज्यपाल के हाथों मिलेगा सम्मान। ये इस बात को याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से हमारा 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। कौन से कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं, सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना, विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों की निजीकरण के माध्यम से, नहीं निजीकरण तो नहीं होगा, शोध नहीं करते उन संकाय सदस्यों के लिए कठोर दंड के तंत्र की रचना द्वारा,
या संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध करा के। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए बी और ई, ए बी और ई। तो ई तो होगा, ए तो होगा ही सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना, बी में है विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देने से, और ई में आएगा संकाय सदस्यों विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध करा के, ये दोनों होगा। और विश्वविद्यालय का निजीकरण तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और जो शोध नहीं करते उनके लिए हम दंड ही करके क्या करेंगे, हमको तो अपने काम को आगे बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसा। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थानों की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। कौन सी समावेशी विशेषताओं को प्रभावित करती है विपरीत रूप से, मतलब प्रतिकूल। तो ये है संस्थाओं के, आंसर हो जाएगा सी नंबर। संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोप से परिहार हो सके। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कौन कौन सा नहीं होगा। तो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना, तो ये तो उसके फेवर में हो जाएगा, हमको कुछ बताना है कि उसके विपरीत कौन सा होगा। एक मिनट।